नमस्कार मित्रों। मन में हमेशा एक विचार आता रहता है कि अभिनय को लेकर कुछ बातचीत की जाए। तो उसी संदर्भ में मैं आपके सामने यहाँ पर फिर से पुनः उपस्थित हुआ हूँ कि अभिनय को हम कैसे जानें, कैसे समझें। अब अगर हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें अभिनय के 4 प्रकार बताए गए हैं। आंगिक अभिनय, जो अंगों से के माध्यम से होता है। वाचिक अभिनय, जो हम बोलते हैं उससे होता है। और आहार्य अभिनय, जो आभूषण हैं उनके माध्यम से प्रदर्शित होता है। चौथा जो अभिनय भरत मुनि ने जिसके बारे में कहा, सात्विक अभिनय। अब इस सात्विक अभिनय को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हमारे सामने बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जब हम इसे अपने भारतीय संदर्भों में देखें तो ही हमें लगता है कि बहुत उचित भी होगा और हमारे लिए वो लाभदायक भी हो सकता है। तो सात्विक अभिनय को हम कैसे जाने, तो मुझे ये पहले जब मैं रंगमंडल भारत वन में था, बतौर 17 वर्ष मैंने वहाँ पर काम किया है। तो वो हमारी शुरुआत थी और उस समय हमारे गुरुदेव जो बीवी कारन जी थे, वो हमेशा मीटिंग होती थी जब, तो उसमें आकर तमाम एक्टरों से बात किया करते थे कि एक्टर को कविता पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए, क्योंकि कविता से बहुत सारी चीज़ें उसे मिल सकती हैं। कविता से आपको बिंब मिल सकते हैं और काफ़ी कल्पनाशीलता होती है उसमें, और बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। तो एक नया लोकेल भी हो सकता है, नई जगह हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से हमें बताया करते थे। कहानी में कहा करते थे कि चरित्र मिलते हैं इसलिए कहानी पढ़ना चाहिए। उपन्यास का फलक जो है वो विशाल होता है, तो उसको उस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। तो उस समय ये बात हमारी उतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद-बाद में मुझे लगा कि ये जो कहानी कविता की बात करते हैं या उपन्यास की बात करते हैं, इसका अभिनय से क्या संबंध हो सकता है? तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की बात की, जिसमें सात्विक अभिनय खास तौर से, और आज मैं अ, खास तौर से कविता पर ही बात कर रहा हूँ कि सात्विक अभिनय के बारे में हमें कैसे पता लगे, कैसे जानकारी हो। उस सात्विक का अर्थ जो है कि वो आपको एक सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य का जो उद्गम है, स्थल है, वो हमारा हृदय है। तो मुझे लगा कि कविता में ये बात पाई जाती है, क्योंकि कविता के बारे में अगर कहा जाए तो वो हृदय से ही निकलती है। और हृदय से निकली हुई जो कविता है, वो लोगों को प्रभावित भी करती है। मैं आज की कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत दिमाग से भी कविता लिखने लगे हैं, लेकिन हृदय से जो निकली हुई कविता है वो छूती है, वो एक दूसरे हृदय को भी छूती है। तो मुझे लगता है कि कविता पर जब एक अभिनेता ज़्यादा काम करता है, पढ़ता है, उसको सुनता है, फिर गुनता है, तो शायद उसको अपने परफॉर्मेंस में या अपने अभिनय को निखारने में बहुत मदद मिल सकती है। ये इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नारद मुनि एक बार वाल्मीकि के आश्रम में पधारे, और तब वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि भाई मुझे बताइए कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा वीर पुरुष है जो विद्या और ज्ञान और सद्गुणों से संपन्न हो। तो नारद जी ने कहा कि अयोध्या में एक ही हैं, राजा राम, वही सर्वगुण संपन्न है।
ये कहकर नारद जी चले गए। अब वाल्मीकि जी जो इसी बात का चिंतन करते 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 नदी के किनारे टहल रहे हैं, तभी उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी जो पेड़ पर मिलाप कर रहा है, एक बहेलिये ने उसे तीर मारा। उस तीर से वो पक्षी, जो नर पक्षी था, वो नीचे गिरा और तड़प कर मर गया। और उसी समय वाल्मीकि के मुंह से अनायास ये फूट पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामा मोहितम। ये एक तरह का श्राप था कि जिस तरह से बहेलिये तुमने मिलाप करते हुए क्रौंच पक्षी को मारा है, उसी तरह तुम्हें पृथ्वी पर कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इसी तरह से भटकते रहोगे और तुम्हें मन की शांति नहीं मिलेगी। और उसके बाद वाल्मीकि जी सोचने लगे कि ये अचानक क्या हुआ, ये मेरे मुंह से कहाँ से निकल गया, कैसे आ गया, और मैंने इस बहेलिये को श्राप दे दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो इसी का चिंतन करने लगे और उन्हें लगा कि ये शायद प्रभु की लीला हो, और वो ध्यान में चले गए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके ध्यान में और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि आप इसी श्लोक को, इसी जो छंद जो निकला है आपके मुंह से, इसको आधार बनाकर रामचरित की रचना कीजिए। और यहाँ से वाल्मीकि की रामायण की रचना की शुरुआत हुई। तो कहने का आशय ये है कि वो हृदय से जो कोई बात निकलती है वही बहुत साकार रूप ले लेती है, एक बड़ा रूप ले लेती है कहीं न कहीं, और वही चीज़ हम उसको प्रचारित और प्रसारित होते हुए भी देखते हैं। वो लोगों को जाती है, मन तक जाती है, उनके हृदय तक जाती है, छूती है। इस संदर्भ में भी हम जो सात्विक अभिनय की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में भी ये कहानी बहुत ही मुझे सार्थक प्रतीत होती है कि जब वाल्मीकि एक रामचरितमानस या रामायण की रचना कर सकते हैं, और जो कविता, इसलिए हम ये भी देखें कि अ, हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो ज़्यादातर कविता में हैं और वो कहीं न कहीं छूते हैं। और आज की कविता की अगर हम बात करेंगे, जैसे मुझे याद आता है कि हम एक नाटक कर रहे हैं, संत तुकाराम, उसका एक गीत है। वो जब हम कोई गद्य में बात कहते हैं तो वो बहुत कम छूती है, लेकिन जो पद्य में आती है बात, कविता में आती है, वो बात ज़्यादा छूती है। तो उसमें एक गीत है, जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ। लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तू का के मन में राम। तो ये कविता एक तो अर्थ को ध्वनित तो करती ही है, अर्थ तो बताती है कि वो क्या कह रहा है। एक जो लोभी है उसके चित्त में, चिंतन में हमेशा धन रहता है, कामी के चित्त में काम ही समाया रहता है, माता के लिए पुत्र ही बड़ा है, लेकिन तुकाराम के लिए राम बड़े हैं, राम उनके चित्त में है। ये भी कहती है कि बहुत सारे अर्थों को ध्वनित करती है कविता, कि राम को चित्त में लाया जाए। अगर अपने जीवन को सार्थक करना है तो राम को अपने चित्त में लाना पड़ेगा आपको। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कविता बहुत जल्दी हृदय को छू लेती है। अब मुझे वो जो कारण जी उस ज़माने में जो बात कहा करते थे कि कविता पढ़ना चाहिए, समझ में आने लगी। तब मैंने फिर कविताओं पर काम करना शुरू किया। और तो मुझे लगा कि कविता में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो अभिनय के लिए आपको बहुत ही काम आ सकती हैं। अब जैसे मैं एक कविता की बात करूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसमें क्या-क्या होता है। एक कविता में आपको विज़ुअल तो मिलेंगे ही, दृश्य मिलेंगे, बिंब मिलेंगे। साथ ही आप पता लगता है कि कुछ ही क्षणों में आप एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाते हैं। कुछ ही क्षणों में आप एक काल से दूसरे काल में चले जाते हैं। ये कविता में ही संभव है, गद्य में ऐसा नहीं होता है। तो एक्टर के लिए भी या एक अभिनेता के लिए भी ये एक बड़ा टास्क होगा कि उसको अपने आप को
इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आवाज़ को, कि वो एक काल से दूसरे काल में कितनी जल्दी जा सकता है। और ये कविता, इसलिए कविता करते-करते या कविता की प्रैक्टिस करते-करते ये अभिनेता में एक पुख्तगी, हम जिसको कहें, कि आ जाएगी, या उसका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि वो बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकता है एक इमोशन से दूसरे इमोशन में, एक काल से दूसरे काल में। और इससे एक्टर बहुत इक्विप्ड होगा। अब इसको जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप में आपको एक कविता सुना देता हूँ कि सीताकांत महापात्र हमारे भारतीय कवि हैं, उड़िया के कवि हैं, उनकी एक कविता है दादी माँ। अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे विजुअल्स भी आते हैं, प्रतीक भी हैं इसमें, और समय बदलता बहुत जल्दी, फ्रिक्वेंटली समय बदल जाता है। तो जो एक्टर के लिए एक डिफिकल्ट टास्क भी हो सकता है कविता करने में, और उसी से वो करते करते उससे इक्विप्ड हो जाएगा, सक्षम बनेगा अभिनेता। कविता कुछ इस तरह से है कि उसका शीर्षक है दादी माँ, और कविता यूं कहती है कि माचिस की डिबिया जैसी बस में सलाइयों की तरह ठसे लोग। अब देखिए इसमें पूरे बस का एक वर्णन है कि बस कैसी है, माचिस की डिबिया जैसी है, और सलाइयों की तरह उसमें लोग भरे हुए हैं। जिस तरह से माचिस की डिब्बी में सलाइयां ठूस ठूस कर भरी जाती है, ऐसे उस बस में लोग भरे हुए हैं। उसके आगे की जो लाइन है कि माचिस की डिबिया जैसी बस में सलाइयों की तरह ठसे लोग, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, फिर महानदी तक डोंगी। अब देखिए यहां से स्पेस बदल गया। अभी आप बस में आ रहे थे, अब आप डोंगी में जा रहे हैं, मतलब नदी है और उसको पार कर रहे हैं। फिर महानदी तक डोंगी, ये सब पार कर पहुंचने के समय झुटपुटे का वक्त। समय और बदल गया। वो कहती थी, कौन कहती थी? अब कविता यहां से एक कैरेक्टर को फिर इंट्रोड्यूस कर रही है। वो कहती थी, यमराज तक देर से पहुंचता है हमारे गांव में। अब ये उसकी दादी है। तो आपको यहाँ उस दादी का कोई कैरिकेचर नहीं करना है, पर वो उस इमोशन को पकड़ना है, उस दादी को पकड़ना है, उस रंग को, टेक्सचर को पकड़ना है उस दादी के। यमराज तक हमारे गांव में देर से पहुंचता है, ये बात वो कह रही है। सचमुच देर हो चुकी थी बहुत, लोग तैयार कर चुके थे सरंजाम, हमारे कंधे पर उसकी दूसरी लंबी यात्रा शुरू होने को थी। उसके पहले हल्दी में रंगी आई थी, मायके के गांव से हमारे गांव तक। एक डिस्क्रिप्शन है दादी के बारे में। फिर आगे कविता कहती है, कगार का वृक्ष बह रहा था नदी की धार में, और उसे किसी शब्द की खोज न थी। बीच वाले कमरे में सफेद चादर उठाकर मैंने देखा था इतिहास का चेहरा, आकाश की तरह सुनसान, मिट्टी की तरह निर्वाक। अब फिर देखिए, फिर यूनिट बदल गया इसका। जरा जरा सी देर में यूनिट बदलते हैं कविता में। रात को झिंगुर स्वर, बांस बन में जुगनू। अब एक विजुअल भी मिल रहा है आपको, देखिए। रात को झिंगुर स्वर, बांस बन में जुगनू, शमशान से लौटकर सब जा चुके थे अपने अपने घर। मटमैली गोबर लिपि दीवार पर नाच रही थी परछाई, हमारी तरफ पीठ और दीवार की तरफ मुंह किए रो रहे थे पिता।
उनसे क्या कहता? बाहर आकाश को ही देखने लगा, जहां बन गई है वो एक और नक्षत्र। और उसी दिन मैंने जाना कि जीवन का सारा दुख छिप छिप कर ही रोना पड़ता है। अब मेरे कहने का आशय ये है कि आप देखेंगे कविता में मतलब कुछ क्षणों में तमाम चीज़ें बदल रही हैं। कहीं काल बदल रहा है, कहीं समय बदल रहा है, कहीं स्पेस बदल रहा है, कहीं कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, फिर एक तरह का नरेशन भी है। तो एक्टर के लिए ये एक टास्क होगा, जो गद्य में कई बार संभव नहीं होता। तो अगर कविता करता है और ख़ास तौर से चूँकि कविता फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में सात्विक अभिनय की बात है। चूँकि कविता का जो स्रोत है, जहाँ से कविता पैदा होती है, वो हृदय है। और अगर इस कविता को आप बार-बार चिंतन-मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों के हृदय तक पहुँच सकते हैं, अपने अभिनय के माध्यम से। इस वीडियो में इतनी ही बात करूँगा, इसके बाद हम फिर और बात करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम बातचीत करते रहेंगे।